सबसे पहले देखिए भोजन में रसायन। देखिए बच्चों, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों में कुछ रसायन यानी खाद्य योज्य मिलाए जाते हैं। वे उद्देश्य निम्नलिखित है। देखिए तो ध्यान दीजिए, यानी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों में कुछ रसायन मिलाए जाते हैं और उन रसायन को हम बोलते हैं खाद्य योज्य। ठीक है, और देखिए वो कौन कौन से उद्देश्य हैं। देखिए पहला देखिए खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, दूसरा देखिए पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ाना, और तीसरा क्या है, आकर्षण बढ़ाना। तो देखिए बच्चों, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, उनमें पौष्टिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या आकर्षण को बढ़ाने के लिए ही उनमें क्या मिलाए जाते हैं, रसायन मिलाए जाते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले खाद्य योज्यों के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित है। तो देखिए जो ध्यान दीजिए, पहला देखिए खाद्य रंजक, दूसरा देखिए सुरुचिक तथा मधुरक, तीसरा देखिए वसा इमल्सीकारक तथा स्थायी कारक, चौथा देखिए आटा सुधारक यानी विरंजक तथा बासीपन रोकने वाले अभिकर्मक, पांचवा देखिए परिरक्षक, छठा देखिए प्रतिऑक्सीकारक, सातवां देखिए पोषणज संपूरक जैसे खनिज, विटामिन तथा एमिनो अम्ल। क्लियर है। तो ये हो गए मुख्य खाद्य योज्य। और देखिए जो ध्यान दीजिए, जो ये 7वें नंबर का पॉइंट है, यानी ये जो खाद्य योज्य है ये हमारे खाद्य पदार्थ की पोषकता से संबंधित है, और बाकी जो हमारे खाद्य योज्य है ये हमारे खाद्य पदार्थों में इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए या उनमें आकर्षण को बढ़ाया जाए। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए कृत्रिम मधुरक। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कृत्रिम मधुरक के बारे में। और देखिए बच्चों, जो मधुरक है उन्हें कहा जाता है स्वीटनिंग एजेंट। और देखिए अगर हम प्राकृतिक मधुरक की बात करें तो प्राकृतिक मधुरक का उदाहरण होता है सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज। और देखिए बच्चों, ये मधुरक करते क्या है, ये हमारे खाद्य पदार्थों को मीठा करते हैं, यानी उनमें मीठेपन का स्वाद उत्पन्न करते हैं। और देखिए होता क्या है, जब सुक्रोज का, या हम बोले जो ये प्राकृतिक मधुरक है सुक्रोज, अगर उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है तो कैलोरी मान बढ़ जाता है, और भोजन में अधिक मात्रा में सुक्रोज को लेने से डायबिटीज यानी मधुमेह जैसी बीमारियां हो जाती है। इसीलिए आजकल कृत्रिम मधुरकों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, वे पदार्थ जो शर्करा के स्थान पर, देखिए शर्करा से मतलब है शुगर, तो देखिए वे पदार्थ जो शर्करा के स्थान पर मधुरक के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं लेकिन उनका कोई पोषण मान नहीं होता, उन्हें कृत्रिम मधुरक कहते हैं। देखिए जो ध्यान दीजिए, वे पदार्थ जिन्हें शर्करा के स्थान पर काम में लिया जाता है यानी ऐसे मधुरक, और उनका कोई पोषण मान नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम मधुरक। आगे देखिए, प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज इत्यादि ग्रहण की गई कैलोरी मान को बढ़ाते हैं। ठीक है। सैकरिन एक प्रथम अधिक प्रचलित कृत्रिम मधुरक है जिसकी खोज 1879 में हुई थी। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो सैकरिन है, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैकरिन प्रथम अधिक प्रचलित कृत्रिम क्या है, मधुरक है। और देखिए इसकी खोज कब हुई थी, 1879 में। क्लियर है। और देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, देखिए ये होती है हमारी सैकरिन की संरचना। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि सैकरिन की संरचना क्या होती है। देखिए बच्चों, ये हमारी होती है सैकरिन की संरचना। ये किसकी संरचना है, सैकरिन की संरचना है। और अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें, इसका रासायनिक नाम होता है ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड। देखिए इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड, और ये हमारी क्या है, सैकरिन की संरचना। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, कृत्रिम मधुरक है। चलिए आगे देखिए, यह सुक्रोज से लगभग 550 गुना अधिक मीठी होती है तथा यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए यह सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठी होती है, और क्या है, ये एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। सैकरिन के प्रयोग का लाभ यह है कि इसका शरीर में पाचन नहीं होता। देखिए बच्चों समझिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सैकरिन को काम में लेने का क्या फायदा है। तो देखिए सैकरिन के प्रयोग का लाभ यह है कि इसका शरीर में पाचन नहीं होता तथा यह अपरिवर्तित रूप में ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है, क्योंकि यह पूर्णतः अक्रिय होती है तथा इससे कोई हानि भी नहीं होती। क्लियर है। चलिए आगे देखिए,
इसी कारण इसे मधुमेह के रोगियों के लिए आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। सैकरीन जल में अविलेय होती है, देखिए ध्यान दीजिए, जल में अविलेय होती है, लेकिन इसका सोडियम लवण जल में विलेय होता है। क्लियर है? आगे देखिए बच्चों, सैकरीन के अतिरिक्त एस्पार्टेम, सुक्रालोस तथा एलिटेम भी महत्वपूर्ण कृत्रिम मधुरक है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि सैकरीन के अलावा एस्पार्टेम, सुक्रालोस तथा एलिटेम भी क्या है? कृत्रिम मधुरक है। और देखिए बच्चों, इन कृत्रिम मधुरकों के नाम आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एस्पार्टेम के बारे में। देखिए, यह एक व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह एस्पार्टिक अम्ल तथा फेनिल एलानिन से बने डाइपेप्टाइड का मेथिल एस्टर है। यह सुक्रोज की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक मीठा होता है। तो देखिए समझिए, जो हमारा एस्पार्टेम होता है, यह सुक्रोज की तुलना में 100 गुना अधिक क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है, आगे देखिए, एस्पार्टेम का प्रयोग केवल ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों को मीठा करने के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। देखिए समझिए बच्चों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई एस्पार्टेम का उपयोग केवल ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों को ही मीठा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि देखिए कारण देखिए, क्योंकि इसे खाना बनाने के ताप तक गर्म करने पर यह विघटित हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, इसकी संरचना निम्नलिखित है। तो देखिए बच्चों, इसकी संरचना देख लीजिए। देखिए, ये इसकी क्या हो गई? संरचना हो गई। ये इसकी संरचना हो गई। और इसका देखिए ये वाला भाग, जो ये वाला भाग दिखाया गया है, ये भाग है एस्पार्टिक अम्ल का, यानी एस्पार्टिक अम्ल का भाग है। और ये वाला भाग जो आपको प्रदर्शित किया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, वो फेनिल एलानिन मेथिल एस्टर का भाग है। ठीक है, और ये देखिए, ये हमारे एस्पार्टेम की क्या हो गई? संरचना सूत्र। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए दूसरा, देखिए सुक्रालोस। देखिए बच्चों, यह सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो सुक्रालोस है, ये सुक्रोज का क्या होता है? ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है। शर्करा के समान यह भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन यह सुक्रोज की तुलना में लगभग 600 गुना मीठा होता है। यह खाना पकाने के तापमान पर स्थायी होता है तथा इससे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए, सुक्रालोस की संरचना निम्नलिखित है। तो देखिए सुक्रालोस की संरचना देखिए बच्चों, ये हमारे सुक्रालोस की क्या हो गई? संरचना हो गई। और देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है, देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, और ये संरचना है सुक्रालोस की। और अगर आप ध्यान से संरचना को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यानी कहने का मतलब है कि हम क्या कह सकते हैं कि जो सुक्रालोस होता है वो सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा देखिए एलिटेम। तीसरा क्या है? एलिटेम। ठीक है, देखिए यह एक प्रबल कृत्रिम मधुरक है तथा एस्पार्टेम की तुलना में अधिक स्थायी होता है। यह सुक्रोज से लगभग 2000 गुना अधिक मीठा होता है तथा इसकी मिठास को नियंत्रित करना कठिन होता है। देखिए तो समझिए कि जो एलिटेम है वो सुक्रोज से 2000 गुना अधिक मीठा होता है, लेकिन इसकी मिठास को नियंत्रित करना क्या होता है? कठिन होता है। क्लियर है? आगे देखिए, इसकी संरचना निम्नलिखित है। तो देखिए ये क्या हो गई? इसकी संरचना। देखिए संरचना को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हमारी एलिटेम की क्या हो गई? संरचना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तीनों प्रकार के जो मधुरक है और उनकी संरचना समझ में आई होगी। हमने पढ़ा एस्पार्टेम के बारे में, सुक्रालेस के बारे में, और ये हमने बात की एलिटेम के बारे में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एलिटेम की संरचना, यानी उसका संरचना सूत्र। चले आगे, चलिए अब देखिए खाद्य परिरक्षक। देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे खाद्य परिरक्षक के बारे में, और देखिए इन्हें कहा जाता है फूड प्रिजर्वेटिव। तो देखिए बच्चों, खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक पड़ा रखने पर उनमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण ये खराब हो जाते हैं।
अतः वे पदार्थ जिन्हें खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो देखिए जो समझिए, खाद्य परिरक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं भाई, वे पदार्थ होते हैं जिन्हें खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, कुछ सामान्य परिरक्षक निम्नलिखित है। देखिए साधारण नमक, चीनी, वनस्पति तेल, सोडियम बेंजोएट। देखिए सोडियम बेंजोएट है C6H5COON है, सोडियम बेंजोएट, सॉर्बिक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल के लवण। तो ये किसके उदाहरण हो गए? सामान्य परिरक्षक के उदाहरण हो गए और ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाता है क्योंकि यह शरीर द्वारा उपापचित हो जाता है। एक अच्छे खाद्य परिरक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो देखिए, पहला देखिए, खाद्य पदार्थों पर इनका लंबे समय तक असर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए, ये स्वादहीन होने चाहिए। तीसरा देखिए, इन्हें अल्प मात्रा में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। चौथा देखिए, इनकी खाद्य पदार्थों से कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। पांचवा देखिए, इनके प्रयोग से जलन, अम्लता, एलर्जी, गैस तथा पित्त नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जो समझिए कि जो भी हमारे खाद्य परिरक्षक होते हैं उनमें ये सारे गुण होने चाहिए, यानी खाद्य पदार्थों पर उनका लंबे समय तक असर होना चाहिए, स्वादहीन होने चाहिए, अल्प मात्रा में ही प्रयुक्त किए जाने वाले होने चाहिए, खाद्य पदार्थों से कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, यानी वो खाद्य पदार्थों से कोई भी क्रिया नहीं करना चाहिए। पांचवा देखिए, इनके प्रयोग से जलन है, अम्लता है, एलर्जी है, गैस है या पित्त नहीं बनना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रतिऑक्सीकारक। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रतिऑक्सीकारक के बारे में जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो देखिए, वे रासायनिक यौगिक जो खाद्य पदार्थ पर ऑक्सीजन की क्रिया को धीमी करके उनके परिरक्षण में सहायता करते हैं उन्हें प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। देखिए समझिए भाई, ऐसे रसायन जो खाद्य पदार्थों पर ऑक्सीजन की क्रिया को क्या कर देते हैं? धीमी कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उनके परिरक्षण में सहायता करते हैं। अरे भाई, ऑक्सीजन की क्रिया को धीमा कर वो क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सहायता करते हैं, उन्हें ही प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। आगे देखिए, प्रतिऑक्सीकारक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक खाद्य योज्य होते हैं। आगे देखिए, इनकी ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया उस खाद्य पदार्थ की अपेक्षा अधिक होती है जिसका ये परिरक्षण करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक वृद्धावस्था के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के बनने की दर को भी कम करते हैं। ब्यूटाइलेटेड, देखिए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन जिसे BHT भी कहते हैं, तथा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल जिसे BHA कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये प्रतिऑक्सीकारकों के उदाहरण हैं और ये दोनों आपको पता होना चाहिए। आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए, BHT, और BHT का पूरा नाम क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा देखिए BHA यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? प्रतिऑक्सीकारक हो गए। ये नाम आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, BHA एक अविषाक्त प्रतिऑक्सीकारक है। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं BHA के बारे में। देखिए BHA का मतलब है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए BHA एक अविषाक्त प्रतिऑक्सीकारक है जिसका व्यापारिक नाम सस्टेन है। क्या है व्यापारिक नाम? सस्टेन। मक्खन में BHA मिलाने से इसके सुरक्षित भंडारण का समय महीनों से बढ़कर वर्षों तक पहुंच जाता है। तो देखिए बच्चों, मक्खन में अगर BHA इसको मिलाया जाता है तो इसके सुरक्षित भंडारण का समय महीनों से बढ़कर क्या हो जाता है? वर्षों में पहुंच जाता है। कभी कभी अधिक प्रभावी बनाने के लिए BHT और BHA के साथ साइट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रतिऑक्सीकारक बहुत कम सांद्रता यानी 0.01% से भी कम, या हम बोल सकते हैं लेस देन 0.01%, यानी कहने का मतलब है बहुत कम सांद्रता पर प्रभावी होते हैं, तथा ये खाद्य पदार्थों में उपस्थित आवश्यक वसीय अम्ल
एवं विटामिनों के पौष्टिक मान को बनाए रखते हैं। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा गुण है इनका। भाई ये क्या करते हैं, ये खाद्य पदार्थों का परिरक्षण तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये खाद्य पदार्थों में उपस्थित आवश्यक वसीय अम्लों और विटामिनों के पौष्टिक मान को भी बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रोपिल 3,4,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजोएट भी एक प्रतिऑक्सीकारक है जिसे प्रोपिल गैलेट भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखिए बच्चों, अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फाइड अंगूरी शराब, बियर, शर्करा की चाशनी, छिले कटे अथवा सूखे फल एवं सब्जियों के परिरक्षण के लिए उपयोगी प्रतिऑक्सीकारक है। तो देखिए समझिए यहाँ पे भाई सल्फर डाइऑक्साइड और जो सल्फाइड है वो अंगूरी शराब, बियर, शर्करा की चाशनी, छिले कटे अथवा सूखे फल एवं सब्जियों के परिरक्षण के लिए क्या है, उपयोगी प्रतिऑक्सीकारक है। क्लियर है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई।